नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आप डेली करंट अफेयर जीके और करंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वैदिक काल में सिंधु सभ्यता की खोज पहले भारत का इतिहास में माना जाता था, वैदिक काल में। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु क्यों पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता स्थल की खुदाई के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के कारण इसको आंसर होगा। और नोट में देखिए लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता नगर नियोजित शहर थी। तो ये याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता नगर नियोजित थी, प्रथम नगरीय क्रांति। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा। और पहले कितना था? तो पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर था हड़प्पा सभ्यता का वर्ग क्षेत्रफल। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के 20 गुणी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिस्र की सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुणी थी। और मिस्र और सुमेर दोनों को मिलाकर हड़प्पा सभ्यता 12 गुनी बड़ी थी। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, मिस्र और सुमेरिन दोनों को मिलाकर 12 गुनी बड़ी सभ्यता थी। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मिस्र व सुमेरिन की सभ्यता से व्यापार संतुलन किस पक्ष में था? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत के पक्ष में था। मिस्र व सुमेरिन की सभ्यता भारत के पक्ष में था। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1400 किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच कितनी दूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी बताइए? तो इसका आंसर होगा 1600 किलोमीटर। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1300 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा थी 1300 किलोमीटर। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम है लोथल, रंगपुर, भगतराव एवं मेखम, कुतांसी एवं शिकारपुर। ये सब था। तो याद रखिएगा, लोथल, रंगपुर, भगतराव, मेखम एवं कुतांसी एवं शिकारपुर था सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्र के नाम बताइए? तो सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्र के नाम बताएं? तो इसमें से इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें नाम कौन कौन थे? तो सुतकोड़ता, धौलावीरा और देशलपुरा था। ये तीनों था, तो याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए? सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्र का नाम थे तो इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि रोपड़ था, संघोल, चकवाड़ा 86 एवं डेर मेजरा और सरायकोला, ये
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्र का नाम है राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल एवं बालू, कुणाल, सिसवल, ये सभी था। तो हरियाणा में स्थित था राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल, बालू, कुणाल, सिसवल, ये सभी था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों ए एवं बी दोनों। मेरठ में आलमगीरपुर और सहारनपुर में बड़ा गाँव हुलास, ये सभी था। तो ये जो आलमगीरपुर है ये सिंधु सभ्यता में पूर्वी सबसे भाग था, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर ही था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब में प्रांत में स्थित क्षेत्र का नाम था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्र का नाम है हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्लाम खां, चक पुरवाने, रहमान डेरी, सभी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के स्थित सिंध प्रांत में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के स्थित प्रांत में क्षेत्र नाम बताना है। तो इसका राइट भी आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, अमरी, अलीमुराद, जुड़े ड्रिब्रो, नाल, कुली, सभी। तो सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद, जुड़ेरड़ो, नाल, कुल्ली, ये सभी था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा शुद्ध का कोह, बालाकोट, सुतकांगेडोर, ये तीनों सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्षेत्र का नाम है शुद्ध कोह, बालाकोट, सुतकांगेडोर, ये सभी था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्र का नाम है ए एवं बी दोनों। इसका आंसर होगा मुंडिकाक एवं शुतुरघोई दोनों था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता को। किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को, जैसे कि मैं पिछले प्रश्न में बताया हूँ। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसने व कब आकर्षित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसने और कब आकर्षित किया था। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन कब और किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1850 से 1853 में कनिंघम के नेतृत्व में कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन कब और किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी। तो 1850 से 1853 में कनिंघम के नेतृत्व में। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किन दो भाइयों ने इस समय खुदाई में निकली ईंटों को रेलवे लाइन में प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों थे। तो किन दो भाइयों ने इस समय खुदाई में निकली ईंटों का रेलवे लाइन में प्रयोग किया था। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन है दोनों। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जॉन मार्शल। इनको सर जॉन मार्शल भी बोला जाता है। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल थे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24।
1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा स्थल की। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। कौन से विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता के से मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन कौन है? गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन सर्जन मार्शल, डी कोशाम्बी, एच.डी. शंकलिया और लियोनार्ड, ये सभी थे। तो यह विसरणवादी सिद्धांत पर हैं, यह विसरणवादी सिद्धांत पर हैं। तो अब अगला प्रश्न है, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए एवं बी दोनों। तो इन दोनों विद्वान का नाम था फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर। किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया है? तो फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर ने। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, और देखिए इसके आंसर में नोट में लिखे हैं यह क्रमिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता को किसने सोथी संस्कृति यानी कि बीकानेर राजस्थान का विकसित रूप बताया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये इनमें से कौन कौन थे? तो अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल, अलिंचे दंपति, ये सभी थे। तो क्रमिक विकास के सिद्धांत पर ये भी था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। तो इसका क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में गिना जाता है, क्यों यह रखा जाता है बोल भी आता है प्रश्न? तो क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2750 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है 2750 से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका अब हम डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि फादर एच नेहरास ने बताया था 6000 ईसा पूर्व तक है, और मार्टरी व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक बताए थे, और सर्जन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक बताए हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 40 है। सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए थे? तो इसका आंसर होगा 40 है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 1400 है, और पाकिस्तान में 470 है, भारत में 925 है, और अफगानिस्तान में 2 है। तो ये सब याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है 31, प्रश्न नंबर 31। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात में। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे हैं? तो ये गुजरात में खोजे गए हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पाकिस्तान के पंजाब के मोंटोगरी जिले में वर्तमान नाम सहीवाल या रावी नदी किनारे बाएं तट पर कौन सा स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगरी जिलों में रावी नदी के बाएं तट पर कौन सा स्थल स्थित है? तो हड़प्पा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2 टीले मिले हैं। तो कौन कौन? पूर्वी व पश्चिमी टीला। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कौन से टीले 2 को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते हैं थे? यह ऊंचाई पर स्थित था, यह प्रशासन व पुरोहित वर्ग रहता था। तो इसको आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी टीला को। तो कौन से टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते थे? यह ऊंचाई पर स्थित था, यह प्रशासन व पुरोहित वर्ग का रहता था।
तो इसका आंसर होगा पश्चिमी टीला। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। किस टीले को नगर टीला कहते थे जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित था? किस टीले को नगर टीला कहते थे जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पूर्वी टीला को। तो किस टीले को नगर टीला कहते थे जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित था? तो पूर्वी टीला को। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। एफ टीला किसे कहा गया था? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा में पश्चिमी टीले के ऊपर 6 फीट के टीले को एफ टीले कहा गया था। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। एफ टीले में क्या क्या मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी 12 स्नानागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे और 15 श्रमिक आवास। एफ टीले में क्या क्या मिला है? तो 12 स्नानागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे और 15 श्रमिक आवास, ये सभी मिले हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। ये पश्चिमी टीले को व्हीलर से नाम से दिया गया, क्या नाम दिया गया? पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए बी टीला। पश्चिमी टीले को व्हीलर ने ए बी टीला का नाम दिया है। पश्चिमी टीले में एक लकड़ी की कब्र मिली जिसे R37 नाम दिया गया। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एच कब्रगाह संस्कृति। हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो इसका आंसर होगा एच कब्रगाह संस्कृति। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे व तांबे की इक्कागड़ी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इक्कागड़ी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हड़प्पा से। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे व तांबे की इक्कागड़ी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। लेकिन कहाँ लिखा अभिलेखे व तांबे की इक्कागड़ी कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।